देखो मित्र, नमस्कार। आपके साथ आज मेरे साथ ये कुछ सज्जन ग्वालियर से आए हैं और एक सज्जन जो है मेरठ से आए हुए हैं, जीवामृत लेने आए हैं। अभी हम जो खेती कर रहे हैं, चाहे जिस चीज़ की खेती कर रहे हों, उसमें लागत बहुत बढ़ गई है और पैदावार जिस हिसाब से आज लागत बढ़ती जा रही है, पैदावार रुक गई है और कहीं कहीं डाउन आ रही है। जैसे आपके यहाँ आलू में है ना, 25 साल पहले जो पैदावार होती थी वो पैदावार लगभग 40% कम हो गई और लागत 2 गुना 3 गुना हो गई। खेती हकीकत में एक ज्ञान का विषय है। खेती क्या है? ज्ञान है। खेती ज्ञान है और ज्ञान का नाम ही धर्म है, ज्ञान का नाम ही पूजा है और ज्ञान का नाम ही जीवन है। अभी किसान को, पहले हमारे पिताजी बाबा लोग जो थे वो ज्ञानी थे, उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना तो कोई खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करता था, क्योंकि खेती घाटे का विषय है ही नहीं। खेती तो ऐसा विषय है, अगर खेती अच्छी हो ना, जमीन सुनना, बैंक में आज 11 साल में धन 2 गुना होता है, क्योंकि 6.5% ब्याज मिल रहा है। खेती एक ऐसा धंधा है, ऐसा पवित्र व्यवसाय है कि अगर ज़मीन मेरी खूबसूरत हो, ज़मीन की खूबसूरती अभी बताऊंगा क्या होती। ज़मीन अगर बहुत खूबसूरत है, बहुत फर्टाइल है, ज़मीन को मैं धरती माँ कहता हूँ, धरती माँ अगर बहुत स्वस्थ है, बहुत सुंदर है, मुस्कुराती है, खुश है, आप एक फसल का दाना, कोई गेहूं का डाल दो, चने का डाल दो, मटर का डाल दो, सरसों का डाल दो, जोतो भी नहीं, केवल डाल दो, दाना जमेगा। 4 महीने बाद काट लो, एक दाना बोया था 100 दाने ले आओ। तो धरती माता आपके धन को 4 महीने में 100 गुना करके देती है, अगर धरती माता है तो। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी धरती माता को हमने खराब कर दिया टेक्नोलॉजी ने। पहले बैल से खेती होती थी, ठीक है ना, गौवंश था। शिव की सवारी बैल है, मतलब शिव बैल की सवारी करते, मतलब क्या था? बैल से खेती करना। धरती शिव है, शिव कहते हैं हमारे ऊपर बैल चलाओ, ट्रैक्टर ना चलाओ, क्योंकि ट्रैक्टर तुम्हारा 4 टन का है, हमको दबा देता है, हमको सांस नहीं लेने देता है, ठीक है ना। तो खेती को मैंने ट्रैक्टर चला के, यूरिया डाल करके, डीएपी डाल करके, कोराजिन डाल करके, क्लोरोपाइरीफास डाल करके, अधिक लालच में उसको, उसकी शकल सूरत इतनी बदसूरत कर दी कि अब वो बेचारी क्या करे। तो आप चना बोएं, मटर बोएं, गेहूं बोएं, धनिया बोएं, लहसुन बोएं, अश्वगंधा बोएं, तो पैसा मांगेगी खेती। क्या? अच्छा बीज, अच्छे फर्टिलाइज़र, फिर बीमारी के लिए फंजीसाइड, फिर इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड, फिर बार बार पानी मांगती है। बार बार क्यों पानी मांगती है? जंगल में जो मैंने अभी किस्सा सुनाया, जंगल में तो सारी वनस्पतियाँ खड़ी, वहाँ तो कोई पानी नहीं देता। स्लोप में है, पहाड़ में जंगल है, वहाँ पानी कहाँ से आ रहा है? तुम्हारी ज़मीन तो समतल है, ठीक है ना। आज के ठीक 60 साल पहले, कल्पना करना, 60 साल पहले आपको चना बोना है, मटर बोना है, मसूर बोना है, सरसों बोना है, जौ बोना है, कुछ भी बोना है, कोई पलेवा करता था क्या? बरसात की संचित नमी में खेत जोता और मसूर बो दिया,
चना बो दिया और बिना पानी के काट लिया, ना कोई फर्टिलाइजर, ना कोई बीमारी लगी, ना कोई कीड़ा लगा। हमारे यहाँ पे नए गाँव में बिना बाकी रही है, बिना पानी चना आ गया। सुन तो लो, अब जहाँ हो रही है वहाँ कुछ संभली हुई है माँ, DAP डालती ना, यूरिया ना डालते। तो सुन तो लो, वहाँ कार्बन ज़्यादा है, ऊपर से कहीं से आता है, लो लैंड एरिया है, पानी बरसात का भर जाता है, टिका रहता है, तो ऊपर से कार्बन आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ हो रही है। अरे हर गांव में जो ताल तलैया के किनारे ज़मीन है वहाँ कौन डालता है, वहाँ भी ऐसी हो रही है, लेकिन ऐसी ज़मीनें हैं कितनी, 2-1%, वो तो कम है, ठीक है ना, समझिए, तो कोई बात नहीं। तो मित्र, ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैविक गुण। जैसे मैं ऐसे कहता हूँ कि धरती को कई बार मैं क्या कहता हूँ, सत्य तो यही है, धरती कौन है, शिव। धरती कौन है, शिव है ये। और धरती में जो फसल बोते हैं ये क्या है, माँ पार्वती। इसी से तो हम लोग पलते हैं, माँ ही तो पालती है हमको। चाहे गेहूँ खाओ, चना खाओ, मटर खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खाओ, माँ पार्वती का ही तो दूध पीता हूँ। तो पौराणिक कथाओं में, वेदों में पंच महाभूत का वर्णन है। ये जो 5 देवता है ना, धरती देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, नीर देवता, ये 5 देवता जब इकट्ठे होते हैं तो इन्हीं का नाम है भगवान। जैसे मैं कहूँ ये क्या है तो आप कहोगे उंगलियां हैं, ये अंगूठा है, ये मिडिल फिंगर है, ये ऐसे है, ये ऐसे, इनके नाम है ना, और मैंने इनको ऐसे कर लिया, अब क्या है, मुट्ठी। आप कोई कहेगा उंगलियां हैं, अब आप कहोगे मुट्ठी है। तो ये 5 देवता जब मिलकर के कोई काम करते, 5 देवता सृष्टि की रचना करते। जब सृष्टि की रचना में 5 देवता एक साथ मिलकर काम करते तो उसी का नाम भगवान हो जाता है। अलग अलग वो देवता हैं। तो सुनना, आकाश देवता मेरे बस में नहीं, आकाश अनंत है। सूरज देवता बहुत दूर हैं। वायु देवता पर मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन हाँ, जल देवता और धरती देवता 2 के साथ में रहता हूँ। तो एग्रीकल्चर में एक विषय है भूमि एवं जल संरक्षण। अब मैं कहूँ कि बाबा शिव का ख्याल रखो और विष्णु भगवान का ख्याल रखो। जल माने विष्णु, धरती माने शिव। जहाँ शिव मजबूत होगा, बारिश अच्छी होगी, वहाँ भाई साहब सारी वनस्पतियाँ स्वतः अपने आप होंगी, आपको कुछ करना ही नहीं है। खेती कौन करता है? खेती भगवान करता है। हम तो मैनेजर हैं। और आपने पढ़ा होगा पौराणिक कथाओं में कि धरती पर मनुष्य परमात्मा का सबसे सुंदर रचना है। धरती पर मनुष्य धरती रूपी बगिया का माली है। तो आप क्या हैं? माली। माली का काम है मैनेजर बनना, मतलब प्रकृति की व्यवस्था को मैनेज करना। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? मिसमैनेज कर रहे हैं, कुप्रबंधन। कहते हैं कि प्रबंधन करना, लेकिन है क्या? कुप्रबंधन करना। यूरिया डालने को क्या कहते हैं? पोषक तत्व मैनेजमेंट। यूरिया, DAP, जिंक डालने को क्या कहते हैं? पोषक तत्व प्रबंधन। प्रबंधन नहीं है, कुप्रबंधन। फिर फसलों में कीड़ा को, बीमारी को, खरपतवार को मारने के लिए दवा डालने को क्या कहते हैं? फसल सुरक्षा प्रबंधन। प्रबंधन नहीं, कुप्रबंधन। ये सारे अधर्म अधर्म के हैं। तो मैंने शुरू में बताया खेती मतलब ज्ञान, और ज्ञान का मतलब हुआ कि हमारी धरती माता कैसे समृद्धशाली बने। जैसे जंगलों की। अब जंगलों में क्या है? 2 चीज़ें हैं। जंगलों में कार्बन बहुत ज़्यादा है और जीवाणु बहुत ज़्यादा हैं। इस शिव के नीचे धरती में अनेकानेक प्रकार के जीवाणु रहते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है उसको वही खा करके जीवांश में बदलते हैं। अब फसलों का भोजन क्या है? वेद में लिखा गया है, जीवे जीव आहार। जीव ही जीव का भोजन है। तो सुनना, हम जिंदा वनस्पतियों को खा लेते हैं, लेकिन माँ नाराज नहीं होती। मूली उखाड़ के खा लो, पार्वती माँ कभी नाराज नहीं होती। मूली पार्वती ही है, ठीक है ना। लेकिन माँ कहती है, बेटा इस सत्य को जानो
कि दुनिया में जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन। जब तुम मरोगे ना तो मैं तुम्हें खा लूंगी, तुम्हें मैं जिंदा नहीं खाऊंगी। हम किसी भी जीव का शिकार नहीं करते। वनस्पतियां कहती हैं मैं किसी जीव का शिकार नहीं करती हूं। जब जीव मर जाता है तब मैं उसको, उसका जो जीवांश है वो मैं खाती हूँ। मिट्टी की जांच कराए थे अभी, वो सज्जन कह रहे थे हमारी ज़मीन में क्या है, जीवांश कार्बन 0.5% टेस्ट में आया। अब मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई जीवांश कार्बन की टेस्टिंग तो होती है, जीवांश कार्बन की तो कोई टेस्टिंग ही नहीं होती। जीवांश की कौन टेस्ट कर रहा है? कोई लैब बनी नहीं जो जीवांश टेस्ट कर दे। कार्बन का टेस्ट हुआ है वहां पर, लेकिन वो शब्द है जीवांश कार्बन। तो कार्बन हम जमीन में डालें, शिव जी का भोजन है। और शिव जी के गण हैं ये जो आप ले जाएंगे, जीवामृत, सूक्ष्म जीव, ये क्या है? ये शिव के गण हैं। जो शिव को तुमने, शिव जैसे विष पिया था ना समुद्र मंथन में शिव ने, तो वो विष क्या करेंगे शिव? उस विष को शिव के गण खाएंगे, यानी जीवाणु। और जीवाणु मरेगा। करोड़ों की संख्या में, 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन अभी आपके खेत में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप क्लोरोपाइरीफास डाले थे दीमक मारने के लिए, तो सब मर गए। तो ये जो डलवाया जा रहा ना आपसे कि दीमक मार दो, व्हाइट ग्रब मार दो, निमेटोड्स मार दो, ये भ्रम है। ये दीमक नहीं मरवाई जा रही, ये किसान की मौत, किसान को मारने की एक साजिश है। धरती मरेगी, सुनना, अगर किसान की धरती मर गई तो अपना कारोबार चलेगा। खाद बिकेगी, पेस्टिसाइड बिकेंगे, कृषि यंत्र बिकेंगे, बोरिंग का सामान बिकेगा। तो आज क्या हो रहा है कि किसान जो कमाता है उसका 70% तो उसकी लागत है। अब सुनना, जब हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन 330 मिलियन टन, फलों का उत्पादन 110 मिलियन टन, सब्जियों का उत्पादन 220 मिलियन टन, कुल मिला के 700 मिलियन टन जब हम फल सब्जी अनाज पैदा कर देते हैं। आज़ादी के समय हम 60 मिलियन टन पैदा करते थे, तब भी हम रईस थे, तब भी किसान के घर में सोना चांदी था। और आज किसान 700 मिलियन टन पैदा कर रहा है, तो फिर कर्जदार क्यों है? क्योंकि आप बेशक 60 कुंटल से प्रोडक्शन को बढ़ा के 700 मिलियन टन ले गए, लेकिन 700 मिलियन टन में 70% तो आपकी लागत आ गई। चाहे सब्जी करो, चाहे फल करो, चाहे गेहूं करो, चाहे चना करो, चाहे मटर करो, जुताई का खर्चा इतना, बीज का खर्चा इतना, फर्टिलाइज़र का खर्चा इतना, सिंचाई का खर्चा इतना, बोरिंग का सामान, रोटावेटर टूट गया, कल्टीवेटर टूट गया, खर्चे ही खर्चे तो हैं। और इन सब खर्चा करते करते क्या हुआ कि ज़मीन बंजर हो गई, ज़मीन के नीचे का पानी ख़त्म हो गया, ज़मीन के ऊपर का ना केचुआ है, ना तितली है, ना मेंढक है, ना मधुमक्खी है, ना चिड़िया है। हम क्या बचा? ये किसी के बाल सफ़ेद हो गए, किसी के काले हैं, तो काली और सफ़ेद खोपड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। और रोती, बिलखती, फड़फड़ाती, तड़पती, पीड़ा में दुखी व्यक्ति दिख रहा है। कोई मुस्कुराता हुआ देखा आपने? बताओ, सही से बताना। कुबेर सिंह जी, मिल पाते, कभी मुस्कुराता हुआ आदमी देखा है? ना मिल पा रहे। क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है? ऐसा परेशान है दुनिया में, लफड़ा कर रहा है। जानते हो क्यों परेशान है? जब मेरा परमात्मा परेशान हो जाता है, जब मेरी प्रकृति परेशान हो जाती है, प्रकृति मेरी माँ है, जब मेरी प्रकृति परेशान हो जाएगी तो हमें तो परेशानी में जाना ही जाना है। इसलिए मैं किसानों से कहता हूं कि प्रकृति को ठीक करने का मतलब प्राकृतिक खेती है। धरती कैसे, धरती में जीवांश कार्बन 1% हो जाए, जैसे जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा हो जाएगा, देखना आप, तो फिर वो दिन लौट आएंगे। कौन से? कि हर क्षेत्र में, जिस खेत में जीवांश कार्बन 1% हो गया, खेतों की मेड़ों पर पेड़ हो गए, मेड़ बना के वर्षा का पानी रुकने लगा।
अब आप कुछ भी बोना, ना गन्ना बोना, धान बोना, गेहूं बोना, कुछ भी बोना, सब्जी बोना, अनार लगाना, पपीता लगाना, ना तो आपको पानी की ज़रूरत है, ना आपको उर्वरकों की ज़रूरत है, ना फसल में कोई बीमारी लगेगी, ना फसल में कोई कीड़ा लगेगा। बस खरपतवार तो लगेंगे। तो खरपतवार काहे के लिए उगाती है माँ? बकरी के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, चूहे के लिए, बिल्ली के लिए, खरगोश के लिए, हिरन के लिए। भाई माँ को इस धरती में 84 लाख योनियों में मैं हूँ, लेकिन 84 लाख की योनियाँ भी तो हैं, उनका लालन पालन कौन करेगा? आप उनके लिए चना बोते हो? बोलो गिलहरी के लिए, चिड़िया के लिए कोई फसल बोते हुए ना? तो इसलिए माँ सबका ख्याल रखते हुए सबके लिए कुछ ना कुछ बोती है, जिसको मैंने कह दिया खरपतवार है। अब बीडीसाइड ले करके खरपतवार मार रहा आदमी, इंसेक्टिसाइड लेके इंसेक्ट मार रहा आदमी, फंजीसाइड ले करके सूक्ष्म जीवाणुओं को मार रहा आदमी। लागत बढ़ गई, भोजन का स्वाद खत्म हो गया और कैंसर और हो गया। आपको क्या मिला? किसान को क्या मिला? कुछ नहीं। उदासी, फटी बनियाइन, कर्ज में डूबा किसान है, इधर उधर जो है कटोरा लेके मांग रहा। भी अन्नदाता किसान कटोरा लेके नेताजी के सामने कह रहा, हुजूर माई बाप हमारे यहाँ पानी दे दो, माई बाप मेरी नील गाय हैं, माई बाप मेरे तार फेंसिंग दे दो, मेरा ये अनुदान दे दो, मेरा ये। तुम तो देवता हो यार, किसान तो देवता है, देता है। जो देता है वो देवता होता है, और जो लेता है, छीनता है, वो कौन होता है? राक्षस। तो अभी तो दुनिया आपसे छीन रही है। पेस्टिसाइड वाला छीनने को तैयार बैठा है, कृषि यंत्र वाला छीनने को तैयार बैठा है, फर्टिलाइज़र वाला छीनने को तैयार बैठा है, उन्नतशील बीज के नाम पर वो छीनने के लिए। तो किसान तो लुट रहा है ना। और लुट क्यों रहा है? अज्ञान। मैंने क्या बोला? ज्ञान और अज्ञान। जब मुझे लगेगा खेती का संपूर्ण दारोमदार धरती माँ के ऊपर है, इसलिए मैं आज से लग गया धरती माँ को मजबूत करूँगा। कार्बन डालूंगा, कोई चीज़ फेंकूंगा नहीं, जलाऊंगा नहीं, बेचूंगा नहीं, जो लिया सब लौटा दूंगा। और फिर ये डालूंगा जीवामृत, क्योंकि जीवाणु आप मार चुके हो, ठीक है ना? तो ये जीवाणु, जैसे किसी खेत में आप गोबर की खाद डाल दो 4 ट्राली, फिर आप फसल काटोगे तो क्या कहोगे हमसे कि बाबूजी हमने तो आपके कहने पर 4 ट्राली गोबर की खाद डाली थी, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया? क्योंकि गोबर की खाद को थोड़ी फसल खाती है। गोबर की खाद कोई नहीं खाता। गोबर को खाएंगे ये जीवाणु, और जब जीवाणु मरेंगे तो जीवों का अंश खाएगी फसल। जीवांशी खाती है फसल। अब जब वहाँ कोई जीव है ही नहीं तो मरेगा कौन? तो इसलिए आप ये जीवामृत, अब जीवामृत कैसे? जैसे आप लोग बाल्टियों में ले जा रहे हो, कई बाल्टियाँ लाए हो? 20-20 लीटर की, 4 हैं। सुनो, ये 4 बाल्टियाँ ले जाओगे, आप क्या करोगे? एक ड्रम में 10 लीटर डालोगे, 200 लीटर पानी भर दोगे। समझना बात को। अगर 10 लीटर जीवामृत डाला, 200 लीटर पानी भर के 28 किलो चीनी डाल दिया और डेली हिलाया, तो 10 लीटर डाला, इसलिए 25 दिन में, 28 दिन में जीवामृत तैयार हो जाएगा। मतलब 10 लीटर से कितना हो जाएगा? 200 लीटर कितने दिन में? 25 से 28 दिन में। आप समझना बात को। अब अगर लगता है कि साहब हमें तो फसल 15 दिन बाद बोनी है, तो फिर 20 लीटर डालना। 20 लीटर जीवामृत एक ड्रम में डाला, 200 लीटर पानी भरा, 28 किलो चीनी डाला, तो अब तैयार हो जाएगा ये 12-15 दिन में। ध्यान रखना। चीनी तो 28 किलो ही डालनी है। 5 लीटर डालोगे जीवामृत तो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में तैयार होगा। 10 लीटर डालोगे तो 25-30 दिन में तैयार होगा। 20 लीटर डालोगे तो 200 लीटर ड्रम कितने जाएगा? 200 लीटर का ड्रम हो जाएगा 10 एकड़ के लिए, 20 बीघा। हाँ 25 बीघा के लिए। मतलब 1 एकड़ में केवल 20 लीटर डालना। कैसे डालना? अगर खेत में पलेवा किया है तो एक 20 लीटर की बाल्टी ली,
और आधा आधा लीटर ऐसे जगह जगह जाके छिड़क आए। अगर पानी भरा 1 अंगुल भी, और अगर पलेवा में नहीं डाल पाए, ओट आ गई है, जुताई लायक खेत हो गया, चना बोना है, तो इस 20 लीटर को 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाओगे, ठीक है ना। 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद अभी से सुखा लेना, उसमें 20 लीटर डालना, मिलाना और यूरिया की तरह बिखेराना और पीछे से जुताई कर देना। खेत में नमी होनी चाहिए। अगर मैंने ये कर लिया तो अब आपके दिमाग में जो गेहूं चना मटर बोगे तो एक डीएपी का दिमाग में चल रहा है, डीएपी बड़ी महंगी है, डीएपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो डीएपी की जरूरत ही नहीं। डीएपी आप भूल जाओ कि डीएपी नाम की कोई चीज़ मुझे डालनी पड़ती, नहीं डालनी पड़ती। कारण क्या है, डीएपी पिछले 20 साल से तुम डाल रहे हो। 20 साल में अगर 12 कुंटल डीएपी डाल चुके हो तो वैज्ञानिक कहते हैं जो डीएपी डाली जाती है, फास्फेट जो हम डालते हैं, उसका 30% फसलें उपयोग में लेती हैं, 70% वहीं अघुलनशील अवस्था में पड़ा रह जाता है। ये जीवाणु वो अघुलनशील जो डीएपी पड़ी ना, उसी को घुलनशील बना के आपकी फसलों को दे देंगे। तो डीएपी तो आप 30-40 साल तक मत डालिए, डीएपी भूल जाए। हम अक्सर कहते हैं कि अगर कोई नेता हमारा बात मान ले, देश का लीडर जो निर्णय लेने वाला हो, ये बात अगर सत्य साबित होगी, ये तो तय डीएपी रखी है खेत में, 12 कुंटल अगर 20 साल में डाली है तो 9 कुंटल अभी भी रखी है। तो जब 20 साल में 3 कुंटल 4 कुंटल डीएपी की ज़रूरत हुई, तो अभी तो जो 8 कुंटल रखी है, 9 कुंटल रखी है, वो तो अभी 40 साल के लिए हो गई। तो डीएपी की कहाँ ज़रूरत है? अब ये सत्य आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो सुनिए, 20-25 बीघा के लिए 2 टाइम डालते हैं तो और अच्छी है। जाओ अब ज़्यादा मत आगे बढ़ो। इसकी जो डोज है 20 लीटर प्रति एकड़, बस उतनी रखनी है। ज़्यादा आप यार देखो, सुनो मेरी बात, रुक तो जाओ। आपको घी कितना खाना चाहिए दाल में? 50 ग्राम। और कोई कहे कि साहब अगर हम 100 ग्राम घी डाल दें तो 10 लग जाएंगे। दाल भी टेस्ट नहीं देगी। तो एक 20 लीटर बहुत ज़्यादा है, हम बढ़ा के बोल रहे हैं। अगर 5 लीटर भी कायदे से डाल दो ना तो बहुत है। मैं तो ऐसे ही 4 गुना डलवा रहा हूँ, अब आप और 2 गुना कर रहे हो। ना सुनना, ये तो गृहिणी हैं। ये जीवामृत में ना तो नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटास है, ना जिंक है। सुनना, इसमें कुछ नहीं है। इसके जीवाणु जब जमीन में जाएंगे तो जमीन में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा है उसको डिकम्पोज करके ये अपनी लाइफ चलाएंगे, मतलब ये बढ़ेंगे और मरेंगे। जब ये मरेंगे तो भोजन बनेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको डालना चाहिए ज़मीन में। तो 2 काम करता है। डालने के कितने दिन बाद गेहूं बोना चाहिए? आप अभी तो आपके पास समय नहीं, देखो सीधी सीधी बात, अभी तो विषय है ही नहीं। अगर आप हमारी मुलाकात 4 महीना पहले हुई होती तो आप बारिश में डाल चुके होते तो मज़ा आ जाता। लेकिन अब अगले सीजन में कर लेना ऐसा, ठीक है ना। ये काम क्या करता है? इसका काम है कार्बन को खा करके जीवांश में बदलना, और इसमें जो माइक्रोब्स हैं, लाभदायक जीवाणु हैं, वो जो बीमारी फैलाने वाले ज़मीन में जीवाणु है ना, उनको वहीं ख़त्म कर देते हैं। मतलब अगर किसी ने टमाटर लगाया है और 1 महीना पहले जीवाणु डाल दिए हैं तो अब उसके टमाटर में कोई बीमारी ज़मीन से नहीं आएगी, तय है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात। जैसे आज किसान जो पपीता की खेती करेगा, टमाटर की, मिर्च की, इसकी उसकी सब्जियों की खेती करता है ना, उसको आपने अक्सर देखा होगा कि अभी बेचारा 2000 की तरोई बेच के आया है और फिर 800 रुपया की दवाई लेके आया। तो तरोई बेच के आया, 800 की दवाई लेके आया, फिर पीठ में मशीन लाद करके ऐसे हर चौथे 5वें दिन वो जब फसल में दवाई डाला करता है। अब एक मिर्च वाले से, टमाटर वाले से, किसी से मैं पूछता हूँ तो कि 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का 1 एकड़ में पेस्टिसाइड डाल देता है।
सुनना, अब जो मैं ज्ञान की बात कर रहा था, मित्र, अगर आपने मिर्चा में 70,000 की दवाई डाली है तो वही मिर्चा तो आप भी खा रहे हो और वही मिर्चा पब्लिक खा रही है। अब मरेगी कि जिएगी? अब कैंसर होगा, शुगर होगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा, आँख कमज़ोर होगी। तो ये किसने किया? आपने। क्यों किया? लालच में। और लालच में भी आपका मिला नहीं कुछ। लालच तो था लेकिन साला मिला कुछ नहीं। भाई वो कहते हैं ना कि मुर्गा जान से गया, खाने वालों को मज़ा नहीं आया। मुर्गे की जान चलेगी, खाने वाले का मजा नहीं। समझिए, तो खेती धर्म है, खेती का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। हम ऐसा कोई, ये सज्जन मेरठ से आए हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, इन्होंने कहा कि भगवान के पास इस आत्मा का परमात्मा से मिलन तब होगा जब हम कुछ ऐसा करें कि किसी को तकलीफ ना होने पाए। अभी तो हम सारे लोग मिल करके, सुनना, नेताजी ऐसा करते हैं कि तकलीफ, वकील साहब ऐसा करते हैं कि तकलीफ, टेक्नोक्रेट ऐसा करते हैं तकलीफ, किसान भी ऐसा करता है तकलीफ, घी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, पनीर बेचने वाला, मिठाई बनाने वाला, सब क्या कर रहा है? कागज के नोट के लालच में सबको मार देने की फिराक में लगा। नकली खोआ, नकली पनीर, नकली तेल, नकली घी। मैं आपसे कहूँ कि ग्वालियर में मैं आपको 2,000 रुपये दे रहा हूँ, गारंटी के साथ, पूरे देश में दे रहा हूँ, 2,000 रुपये किलो। मैं किसी भी शहर में बैठ जाऊँ, मैं किसी को 2,000 रुपये, भाई साहब 1 किलो हमको घी ले आओ शुद्ध, मिलेगा ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं शुद्ध घी, सब घी मिलावटी है। अब आपकी सब्जियां भी मिलावटी हैं, आपका अनाज भी मिलावटी है, तो क्या है, तुम मेरी जान ले लो, मैं तुम्हारी जान ले लूँ। तो सुनिए, खेती कहता है ना मैं किसी की जान लूँगा, मैं किसी की जान, तो ज्ञान क्या कहता है? मैं किसी की जान नहीं लूँगा, धरती मजबूत बना दूंगा। मुझे भगवान का सब ना कोई फर्टिलाइजर डालना है, ना मुझे कोई पेस्टिसाइड डालना, कुछ नहीं डालना, सब कुछ व्यवस्था अपने आप। तो आप जब ये ले जाएंगे, जैसे आप तो 4 ही लीटर ले जाएंगे, 1-1 लीटर की हैं क्या? 2 लीटर। चलो, तो आप 4 लीटर ले जाएंगे, ड्रम में डालेंगे, पानी भर देंगे और चीनी डाल देंगे। सूत्र समझ लेना, 200 लीटर बनाने के लिए 28 किलो चीनी, 100 लीटर बनाने के लिए 14 किलो चीनी, 50 लीटर बनाने के लिए 7 किलो चीनी। अब जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है वो 200 लीटर बनाएगा, जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है 100 लीटर बनाएगा, 2-2.5 एकड़ ज़मीन है तो 50 लीटर बनाएगा। कोई कठिनाई? जो 50 लीटर बनाएगा तो वो 5 लीटर डालेगा, तब भी वो 18-20 दिन में बन जाएगा। जितना जामन का रेशियो है, कब कितना टाइम में बनेगा। जामन बहुत ज़्यादा है, जल्दी बन जाएगा, जामन कम है, थोड़ा लेट बनेगा। ठीक है ना? तो आप ले जाइए, बनाइए। लोग 10 दिन के लिए ऐसे मैंने बनाना हो जाए, कैसे रहेगी जाती? तो मैंने बोला ना, 10 दिन के लिए बनाना तो 20 लीटर की बाल्टी 100 लीटर के ड्रम में डाल देना, 10 दिन में बन जाएगा। एक सवाल रहेगा जी। हाँ, वो जो जीव इसमें पैदा हो जाते हैं, वो चावल के दाने के जैसे, हाँ, वो किस चीज के द्योतक है? वो तो सुनो, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। आप, ये जीव पैदा हो गया, यहाँ पर एक जीव पैदा हो गया जो आंखों से दिख रहा है। किसने बनाया है? नेचर ने। अब सृष्टि का निर्माण क्रम कैसे हुआ देखना। किसी जमाने में यहाँ कुछ नहीं था, केवल 5 महाभूत थे। परमात्मा ने निर्देश दिया 5 महाभूत को, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि को, कि तुम लोग सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले काई जमी। जैसे इस बरसात में छतों में काई जम गई ना, पहले काई आई। काई जब 2 महीना स्थिर हो गई तो वहाँ माइक्रोब्स आ गया। फिर दूब घास आई, फिर चीटी चीटा आए, फिर झाड़ियाँ आई, भेड़ बकरियाँ आई, फिर बरगद आया, फिर हाथी घोड़ा आया, फिर आदमी आया।
ये घटना घटने में मतलब इतनी 84 लाख योनियों का, इतने बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े बड़े जीव जंतु बनने में कितना साल लगा? 3 करोड़ 40 लाख साल लगे। तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर प्रकृति जिंदा हो गई है। जैसे कई लोग कहते हैं साहब आपका जीवामृत डाला, पेस्टिसाइड डालने बंद कर दिए तो केचुआ पैदा हो गया। केचुआ नहीं था वहाँ, अब केचुआ पैदा हो गया। किसने बनाया केचुआ? प्रकृति ने बना दिया। तो सारी चीजें तो रचयिता तो भगवान ही है ना। जब धरती शुद्ध, पानी शुद्ध, हवा शुद्ध, आकाश शुद्ध, सूरज शुद्ध, तो जीव रचना प्रारंभ हो गई। तो कीड़ा बनना एक शुभ संकेत है। कीड़ा नहीं बनेगा माने कुछ मिस्टेक है। कीड़ा तो बनना ही चाहिए, ठीक है ना। एक सवाल और भी। हाँ, क्या इसका धूप में डालने से या छाया में या सुबह शाम कोई संबंध है? इसको जब भी बनाना है तो छाया में, पेड़ की छाया में, किसी टीन सेट के नीचे रखना है। इसको धूप में नहीं बनाना। लेकिन जैसे अब हमारे ड्रम हैं, हमारे ड्रम तो अभी यहाँ खूब धूप पड़ेगी, पतझड़ हो जाएगा मई जून में। तो जब ये बना बनाया, आप इस ड्रम को छू के देखो, ऐसे छूओगे तो देखो जरा, हमारे माथे पे पसीना आ रहा है, लेकिन ड्रम, और ये जानते हो जितना ठंडा अभी है, गर्मी में भी, जून में भी दोपहर को छूओगे ना 12 बजे, तो यहाँ तो आग बरस रही होगी जगह, ड्रम को छूओगे तो ड्रम ऐसे ही ठंडा रहेगा। अगर कोई आदमी आता है इसमें हाथ डालता तो कहता सचान साहब इसमें बर्फ डाली है क्या? हमने करना। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, जमीन से लाभदायक जीवाणुओं का नष्ट हो जाना, जंगल कट जाना, जलाशय खत्म हो जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, और कुछ नहीं। आज भी अगर नीतियां चाहें, सड़कों के किनारे, रेल लाइन के किनारे जंगलों को खूब लगा दें और बड़े बड़े जलाशय बनवा दें और किसान अपने सभी खेतों में जीवामृत डाल दें। अभी ग्लोबल वार्मिंग 2 साल में ख़त्म है यार समस्या। सूरज ने कोई तीसरी आँख खोली है क्या? बेवकूफ़ी की बातें हो रही हैं। ये सब मनुष्य के कुकर्मों का परिणाम है। जमीन को माँ नहीं मान रहा है, जंगलों को काट रहा है, जमीन के 200 फुट का पानी लूट रहा है, तितली मार रहा है, मधुमक्खी मार रहा है, गुबरैला मार रहा है। जब भाई हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो क्या, आप तो डालते हो इल्ली को मारने के लिए, लेकिन मर तो जाती तितली भी। आप तो दवाई डालते हो दीमक को मारने के लिए, मर तो जाता केंचुआ भी। मतलब जिसको मैं मारने चला था वो तो नहीं मरे, और जिसको नहीं मारना चाहता था वो सब मर गए, ठीक है ना। तो ये जीवामृत की कहानी है। अब इसे दिन में किस समय डाला जाए खेत में जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? ना मैंने बोला डालने का कंडीशन 2 हैं। खेत में पलेवा कर दिया, खेत में पानी भरा है, 20 लीटर की बाल्टी लो, 1 एकड़ में 40 जगह आधा लीटर फेंकाओ, पानी के साथ हिल डुल के अपना जहाँ जाना तक चला जाएगा। अगर पानी नहीं भरा है बट खेत में नमी है, आपको चना बोना है, तो इसको 100 किलो गोबर की खाद में मिला। अब ये सुबह शाम दोपहर का कोई कारण नहीं। हाँ, दोपहर में धूप बहुत तगड़ी है, आपने गोबर की खाद में मिला के बिखेर दिया, ट्रैक्टर वाले को फ़ोन किया, ट्रैक्टर वाला कह रहा साहब ट्रैक्टर हमारा पंचर हो गया, अब तो कल जोतेंगे। अगर ये धूप बहुत तगड़ी है और ये ज़मीन में बिखरा पड़ा है, अभी नीचे जा नहीं पाया और नहीं जुताई हुई, तो ये मर जाएगा। तो इसलिए इसको डालो और जुताई करने दे, ये ज़मीन के नीचे दब जाए, नमी लेगा। बात समझ गए। दोपहर है, रात है, उसका कोई कालम नहीं है। समझ में आ गई बात?